अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दी आर्गूमेंट, मेरा डिजिटल चैनल। और आज हम बात करेंगे सिंध के बल्दियाती इलेक्शंस के बारे में, जो 6 साल के बाद 3 दफ़ा की ताख़ीर के बाद मुनक़िद किए गए। इनमें एक्सरसाइज इतनी बड़ी आपको नज़र नहीं आई क्योंकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने बायकॉट किया, जिसको नाक़िदीन सियासी खुदकुशी भी कह रहे हैं। लेकिन एक तरफ हमें देख रहे हैं कि एलिजिडली इस्टेब्लिशमेंट ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तमाम धड़ों को इकट्ठा किया है, और दूसरी तरफ एक बहुत अहम बल्दियाती इंतखाबात का मरहला, और एमक्यूएम ने उसको सियासी तौर पे अहमियत नहीं दी। इसका क्या मंतक है और इसका सियासी तौर पे एमक्यूएम को क्या फ़ायदा होगा, ये आने वाले वक्त में नज़र आएगा। लेकिन कराची के मुस्तकबिल के लिए ये कोई एक ऐसा अच्छा फैसला नहीं था जो एमक्यूएम ने नहीं किया। मैंने बहुत दफ़ा बात की है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क़यादत से और इस मसले को समझने की कोशिश की। फ़ारूक सत्तार साहब से हमने कई दफ़ा बात की तो उन्होंने कहा कि इकट्ठे होना चाहिए, लेकिन आपके पास कौन सा ऐसा पर्टिनेंट मैंडेट होगा या ऐसी तैयारी होगी जिससे आप कराची के हालात बेहतर कर सकेंगे। एक तरफ ये भी एक इनसिक्योरिटी थी कि अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ सियासी तौर पे काम करना अगर कोई चाहे भी तो सिंध में इस वक्त मुमकिन नहीं है। लेकिन जो भी धड़े इस वक्त इकट्ठे हुए हैं उनके अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट और इंडिविजुअल ग्रुप्स रहे हैं। इस इस्लाम में जो बल्दियाती इलेक्शंस का इनेकाद था ये बहुत ज़रूरी था, बहुत इंकरेजिंग टर्न आउट नहीं था वोटर्स का। लेकिन एक चीज़ जो कि कराची की सियासत को समझने वालों के लिए ज़्यादा अचंभे की बात नहीं थी, एक्सपेक्टेड थी कि अगर नईमुर रहमान साहब अच्छी सोशल मीडिया की कैंपेनिंग करें, लोगों से मिलें, अपने अच्छे कामों के बारे में पब्लिसाइज करें तो उनको एक सपोर्ट हासिल होगी, और हमने वो सपोर्ट देखी। इस वक्त भी जमात इस्लामी सेकंड पोजीशन पे है, लेकिन वो नतायज से खुश नहीं है। पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि नतायज से खुश हो जाए, लेकिन ये तमाम एक्सप्लेनेशन जमात इस्लामी के हवाले से मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अब्दुल सत्तार अफ़ानी, मुस्तफ़ा कमाल, नेमतुल्लाह खान और इससे पहले 1933 से लेके अब तक जो मेयर्स आए हैं कराची में, उन्होंने लोकल बॉडीज़ के ऊपर काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया। और मैंने अपनी ट्रांसमिशन में भी ये कोट किया था कि एक वक्त था कि कराची की लोकल बॉडीज़ और कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको मलेशिया में भी उसकी मिसाल नहीं मिलती थी। 1960s की आपको बात बता रही हूँ। लेकिन हमने वक्त के साथ साथ देखा कि कराची जो कि सूबे को 90% और वफाक को 60% रेवेन्यू देता है, उसकी अपनी क्या हशर हो गया। क्योंकि ये बहुत बड़ा कानून है तरक्की का कि अगर जो पैसा है और जो पावर है वो निचले तबके की तरफ थर्ड जो ग्रुप है सोसाइटी का उस पर नहीं आती है तो लोग ग्रो नहीं कर सकते, मुआशरे ग्रो नहीं कर सकते। और यही सूरत हाल कराची की भी थी। इस कराची को एक ऐसे मेयर की ज़रूरत है जो कराची की रिप्रेजेंटेशन कर सके। ये एक बहुत एनिग्मा रहा है। वसीम अख्तर साहब ने अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन रोते हुए ये बात कही कि मुझे आज तक इख्तियारात नहीं मिले, बल्कि sarcastically उस वक्त ये कहा जाता था कि वसीम अख्तर के दौर में मेयर का जो पावर है वो सिर्फ झाड़ू लगाने का रह गया है। लेकिन इख्तियारात की मुंतकिली या इख्तियारात को लेकर नए सिरे से कानून साजी होनी चाहिए कि जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस तो हो गए हैं, मुंतखब भी अरकान हो गए हैं, लेकिन वो अपने हुकूक को हासिल करने के लिए अगर उनकी कोई पेमेंट डिले हो रही है उसके लिए वो क्या काम कर सकते हैं। इस वक्त ये सब इन प्रोसेस है कि मेयर किसको होना चाहिए कराची का। लेकिन कराची को एक ऐसे मेयर की ज़रूरत है जो कि बल्दियाती बॉडीज़ की अहमियत को समझता हो, उसमें ये इतनी अकल और इतनी सियासी बसीरत हो कि वो इस पे काम कर सके और तमाम सियासी जमातों को साथ लेके चल सके। क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल के दौर में मुस्तफ़ा कमाल साहब जिस पार्टी का हिस्सा थे वो पार्टी इस्टेब्लिशमेंट की भी बड़ी करीब रही, और उस वक्त उनको मेयर का दाल का नाम दे दिया गया था क्योंकि उन्होंने सारे इतने अंडर पासिस बनाए थे कि सारा कराची उखड़वा के रख दिया था। लेकिन एक कैलकुलेटेड टाइम में उन्होंने काम किया, तो ही वॉज अ पावरफुल मेयर। तो क्या अब जो मेयर आएगा उसके लिए सियासी मुश्किलें ज़्यादा हैं या कम है? मेरे ख्याल में उसके लिए सियासी मुश्किलें ज़्यादा हैं इस वक्त जो कराची के हालात हैं। लेकिन जितनी सीट्स जमात इस्लामी ने ली हैं और जितने ब्रिलियंट मेयर्स जमात इस्लामी ने माजी में प्रोड्यूस किए हैं, मुझे लगता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है अगर ये जमात इस्लामी के हाथ में आए तो ये बहुत बेहतर होगा सोशल मीडिया के दौर में भी। और ये मैं आपको एक बहुत प्रोफेशनल ओपिनियन दे रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने कराची में एक्सटेंसिवली काम किया है।
کچھ جماعتیں پاکستان میں ایسی ہیں جو کہ سوشل میڈیا کے استعمال کو بہتر طریقے سے نہیں کرتی، اور پی ایم ایل این بھی اب تک وہ سیکھ رہی ہے، پی ٹی آئی کے پائے کا کام نہیں کر پا رہے سوشل میڈیا پہ، لیکن جماعت اسلامی نے شاید یہ ریئلائز کر لیا کہ وہ جو بھی کر رہے ہیں وہ نظر آنا بہت ضروری ہے۔ اور نعیم الرحمان صاحب کا اچھا کام یہ تھا کہ چاہے وہ ڈی ایچ اے کے کچھ مسائل ہوں، چاہے وہ کے الیکٹرک کے مسائل ہوں، انہوں نے ان پہ بار بار بات کی، عوامی لہجے میں بات کی، بلکہ ایک دفعہ تو وہ اف آئی ایم ناٹ رانگ تو وہ ایک بات کرتے ہوئے رو بھی پڑے تھے، وچ واز کوائٹ نیچرل۔ تو کراچی کو ایک ایسے میئر کی ضرورت ہے جو درد رکھتا ہو، اور ان تمام ایشوز پہ ہمیں پیپلز پارٹی نے آواز نہیں اٹھائی، جو تقریباً 10 سال سے سندھ پہ حکومت کر رہے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جو ریپرزنٹیشن ہے، اور اگر آپ جماعت اسلامی کا مینیفیسٹو بھی پڑھیں تو آپ کو ایک سیکنڈ کے لیے لگے گا کہ اس پارٹی کو ووٹ کیوں نہیں ملتے، لیکن فیکٹ یہی ہے کہ جو سیاسی بصیرت ہے جماعت اسلامی کی وہ تو بہت رہی ہے، لیکن انہوں نے سسٹم میں رہنا کیسے ہے اور لوگوں کو کنونس کیسے کرنا ہے اور ایگزیکٹلی کام کیسے کرنا ہے، آرگنائزیشن تو ان کی بڑی امپریسو رہی ہے، لیکن جو جہاد کا لیبل ان پہ لگا، ایکسٹریمزم کا لیبل ان کے اوپر لگا، جو کلاشنکوف کلچر کا حصہ کچھ لوگ رہے، اس نے شاید جماعت اسلامی کو بلکہ یقینی طور پہ گرو نہیں کرنے دیا۔ لیکن نعیم الرحمان could be somebody جو کہ کراچی کے لیے اچھے فیصلے کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اگر وہ میئر بنے، دس از واٹ آئی تھنک پرسنلی۔ اور میں نے خود ان کو ان کے ساتھ فار فلنگ ایریاز میں بہت سال پہلے کام بھی کیا اور ان کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن باقی جماعتوں کا میں ذکر اس لیے نہیں کری کیونکہ وہ اپنا اپنا چانس لے چکے ہیں، لیکن جماعت اسلامی نے بڑے عرصے کے بعد اپنا آپ منوایا ہے اور وہ دکھ رہا ہے۔